हेलो डियर स्टूडेंट्स, द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के फिर से हाजिर हो गए हैं। जितना भी हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर से जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जागरण हो गया और पीआईबी की भी साइट्स वगैरह से हम क्या है न्यूज़ वगैरह उठा करके आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स की एक 25 to 30 मिनट्स की क्लास में एक इफेक्टिव वैल्यू एडिशन आपकी तैयारी में हो सके, इसको लेकर के हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्लास में एक एक टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि आज अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स है वहाँ पर कौन से टॉपिक्स है जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। कहीं पर एक दो जो न्यूज़ है या फैक्ट है वो एक्स्ट्रा होते हैं हर न्यूज़पेपर में, तो उसको सारों को कंबाइन करके हमने क्या किया है यहाँ पर आज डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस कड़ी में अगर सबसे पहला न्यूज़ कोई है वो हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक का है डिसीज़न आया है। मुंबई का जो हाई कोर्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर आरटीई को लेकर के एक डिसीज़न आया है। बेसिकली ये क्या है, राइट टू एजुकेशन 2009 में चालू किया गया था और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, पहली बात तो ये मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, बेसिकली राइट टू एजुकेशन के अंदर है क्या, राइट टू एजुकेशन जो 2019 में ये एक्ट आया, बेसिकली इसमें बात की गई थी कि जितने भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड जो बच्चे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत सही नहीं है, तो ऐसे साथ के साथ में जो बीपीएल परिवार हैं उनके बच्चों को 25% का सीट का रिजर्वेशन जो है सभी स्कूलों में मिलने के लिए ये प्रावधान किया गया था। इट मीन्स कि अगर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहाँ पर कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर 25% सीट्स जो होंगी उस स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहाँ पर क्या होगा कि बीपीएल फैमिली से आने वाले बच्चों के लिए वो 25% का कोटा जो है वो रिजर्व रखा जाएगा। तो अभी बेसिकली ये न्यूज़ क्यों निकल करके आई है, यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में क्या था कि अगर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में कोई भी स्कूल आता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल आता है, ठीक है ना, और इस गवर्नमेंट स्कूल के 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर में अगर कोई प्राइवेट स्कूल आता है तो ऐसे प्राइवेट स्कूलों को एग्जेम्पशन दिया गया था इस आरटीई एक्ट को फॉलो करने से। कहने का मतलब क्या है आसान भाषा में कि 1 किलोमीटर के दायरे में मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है, तो प्राइवेट स्कूलों को छूट दी गई थी कि उनको अपने यहाँ पे ये 25% का कोटा नहीं रखना पड़ेगा आरटीई के तहत। ठीक है, तो इसको लेकर के मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट जो है वहाँ का बॉम्बे का हाई कोर्ट है, उसने बोला कि इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। चाहे 1 किलोमीटर का दायरा हो चाहे वो 10 किलोमीटर का दायरा हो, जो चीज़ें ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन कर दी गई है उसमें फेरबदल नहीं कर सकते आप। चाहे 1 किलोमीटर के अंदर दोनों ही स्कूल हो, दोनों ही जगह पे ये जो रिजर्वेशन है वो होगा ही होगा, ये जो कोटा है वो होगा ही होगा। ऐसा जो ये बिल्कुल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अधिसूचना जारी की है ये अमान्य घोषित कर दिया है फिलहाल जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा पहली बात तो ये। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने इस तरीके की चीज़ की थी या कौन सा हाई कोर्ट है जिसने अभी इसको रद्द किया है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो मैंने बता दिया कि ये 2009 में आया था, यानी कि 2009 में, और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि एक क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है यानी कि मूल अधिकार है, इसके तहत ही क्या किया गया था, इस पूरे राइट टू एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, इस पूरे एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था और अभी इसी के तहत ही ये जो पूरा मामला है वो निकल करके आया है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में होता है तो उसके सारे जो डायमेंशंस होते हैं उस पर बात की जाती है। अब इसके साथ साथ एक और जो मामला है वो भी आ गया है, जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, ये जो सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी है, इसके तहत बात की गई है कि आरटी एक्ट जो है वो कास्ट एंड ड्यूटी ऑफ एवरी अनएड स्कूल्स इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो यहाँ पर वही बात की गई है जो हमने बात की कि जो सेक्शन 12 क्लॉज ए क्लॉज सी है ये बात करता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी ये न्यूज़ है जो कि आई हुई है, जो आरटी एक्ट है, ये आपके कोई भी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को, चाहे वो कितने भी दायरे के अंदर में आता हो, वहाँ पर लागू होगा ही होगा ये आरटी। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है तो केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे गरीब के पढ़ेंगे, प्राइवेट
स्कूलों को छूट दी जाए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का क्या है, वायलेशन है। ये जो RT एक्ट है इसके तहत 6 से 14 साल तक के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं इनको क्या किया जाता है, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, 21 क्लॉज ए जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये एक आर्टिकल भी याद रखिएगा, अमेंडमेंट करके जब भी किसी भी आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर में कोई नया प्रावधान जोड़ा जाता है तो उसके आगे ऐसे ही A B वगैरह लिखा रहता है, ठीक है ना। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो है अनुच्छेद 21A ये बात करता है और ये जो RT एक्ट है ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो दोनों ही मुद्दे आपके सामने आ जाते हैं। आर्टिकल 21A क्या बात करता है, आर्टिकल 21A बात करता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देना है, शिक्षा इंश्योर कराना ही कराना है और ये बच्चों का क्या है, मूल अधिकार है। तो 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को शिक्षा देना मूल अधिकार है उनका, और ये कौन इंश्योर करेगा, राज्य जो है वो इंश्योर करेगा। प्लस जो अगर फंडामेंटल राइट्स में चले जाएंगे तो माता पिता के ऊपर भी ये चीज़ें बोली गई हैं कि उनको भी इंश्योर करना चाहिए। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से कंपलसरी नहीं होती हैं बेसिकली तो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो देना एक राज्य की, एक स्टेट की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर अगर आप किसी बच्चे को इस तरीके से रोक रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसके आर्टिकल 21A का भी हनन कर रहे हैं, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था प्रावधान, तो हमेशा ये पूछा जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, और तब जाकर के ये जो प्रावधान है वो जोड़े गए थे कि 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को क्या होगी, शिक्षा देना जो राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक मुद्दा है बट उससे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल रिलेट करते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में ये जो टसल था, ठीक। अगली जो न्यूज़ है, कल आपने देखी होगी, न्यूज़ भी सुनी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 10 बंद होने की वजह से कितना बड़ा एक तरीके से पूरे विश्व के अंदर में पेंडेमिक लाइक कंडीशन हो गई थी, ठीक है ना। तो विंडो 10 जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो क्या हो गया था किसी कमी की वजह से। यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि उस कंपनी ने एक दूसरी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जो है, उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को टेंडर दे रखा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटअप बनाने के लिए, और उस कंपनी ने कुछ अपने जो ऐप्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की थी, और अपग्रेड करने की वजह से ही क्या हुआ था कि कुछ लूप होल आ गए थे और इसकी वजह से सारी की सारी स्क्रीन जो है वो ब्लू हो गई थी। और ये केवल और केवल 1-2 स्टेट कंट्रीज़ में नहीं हुआ था, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग विंडो 10 यूज़ कर रहे थे वो सारी चीज़ें शटडाउन हो गई थी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। प्लस दूसरी बात ये है कि पूरा जो डे टू डे लाइफ जो है वो बिल्कुल ठप हो गया था। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में बहुत सारे आपको एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं बहुत फ़्लाइट्स डिले हुई, साथ के साथ में बैंकिंग सेक्टर पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इंडिया के अंदर में, लेकिन फिर भी मोर और लेस चीज़ें इफेक्ट दिखा इंडिया के अंदर भी। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर तक पूरी इकोनॉमी जो है वो कुछ समय के लिए रुक गई थी, इस तरीके की कंडीशन हो गई थी। तो ये जो दो चीज़ें आपको डिनोट करता है, क्या चीज़ें, एक तो आपको ये ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि अगर किसी एक ही कंपनी या फिर किसी एक ही संस्था, एक ही सिस्टम के ऊपर में आप रिलाई कर रहे हैं, उसी पर डिपेंडेंट हैं, तो ये हो सकता है कि कभी भी उस कंपनी की कोई भी गलती आपके पूरे सेटअप को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट ही है अगर विंडो वगैरह का सिस्टम आपको सुविधा देने के मामले में, और सबसे ज़्यादा लोग इसी पर रिलाई करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी विंडोज़ वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है या फिर इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की गलतियां अगर दोबारा होती हैं तो पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का डाटा जो है वो कोलैप्स हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें आज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर कह लीजिए, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, एयरलाइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रही हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके सिस्टम पे काम चल रहा है। और अगर एक कंपनी की गलती की वजह से इस तरीके की चीज़ें दोबारा होती हैं या कोई बड़ी क्षति हो जाती है उस कंपनी को समझ लीजिए या उसके सेटअप को, तो पूरा विश्व किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठ गया है कि जैसे चाइना करता है, अब चाइना को इसका कम नुकसान क्यों हुआ होगा, क्योंकि चाइना के पास में हर चीज़ अपनी सेपरेट है, चाहे वो नेविगेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे उनके पास में इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर लीजिए। चाइना ने अपने आप को क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से। उनके पास अपना खुद का इंटरनेट का कनेक्शन भी है, जो हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड वगैरह चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, चाइना ने खुद का अपना अलग से सेटअप लगा रखा है। उनके पास अपना ट्विटर, अपना फेसबुक
इस तरीके का सेटअप उसने ऑलरेडी कर लिया है। इट मीन्स क्या है कि उसकी डिपेंडेंसी जो है ग्लोबल वर्ल्ड पे एक कम हो गई है। बट इंडिया साथ के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अभी भी इस तरीके से क्या है, ग्लोबली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर में। और यहाँ पर एक भी कंपनी के कोलैप होने की वजह से या कोई भी कमी, कोई भी नुकसान होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरा विश्व जो है वो सफ़र कर सकता है। तो बेसिकली ये टॉपिक हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में इस तरीके की समस्या देखी गई, ये किस कंपनी के थ्रू हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट की एक साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने वाली कंपनी जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेंडर दे रखा है, उसकी वजह से ये सारी इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है। तो याद में रखिएगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्या है, एक फर्म का नाम क्या है, क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक फर्म जो है यूएस के साइबर सिक्योरिटी की, उनके सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर जो मुद्दा है वो कहाँ निकल करके आया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत निकल करके आया है, इसको बारे में ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है ये क्या है, एससी टू लुक एट इम्यूनिटी टू गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 361। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 361 को लेकर के अभी कुछ मुद्दा हो गया है। मुद्दा क्या हो गया है कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस जी, उनके ऊपर में एक संविदा कर्मचारी जो महिला है, उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जो कि वहाँ पर बंगाल के जो राजभवन है वहीं पर वो काम करती हैं, और उन्होंने गवर्नर के ऊपर में इस तरीके का यौन उत्पीड़न का क्या लगाया है, मामला दर्ज कराया है। अब मुद्दा क्यों फंस गया है, मुद्दा आर्टिकल 361 को लेकर के फंस गया है। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर बैठा कोई व्यक्ति है तो उसको क्या होगी, छूट मिलेगी। किससे, आपराधिक मामलों से। आपराधिक मामले यानी कि जो भी इस तरीके के आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे क्या होगा, आपराधिक मामलों से छूट मिली हुई है राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे जो संवैधानिक पद हैं उनको। और इसी को लेकर के पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। कोर्ट में जनरली इस बार ऐसा किया गया है कि कोर्ट ने बोला है कि हम इस मुद्दे के ऊपर में सुनवाई करेंगे। चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं तो हर बार जो है कोर्ट इंटरवीन तो करती नहीं है, क्योंकि ये मामला जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दूसरा मामला जो है वो आपके किसी प्रशासन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी चूँकि ये मामला सेंसिटिव है, क्योंकि किसी महिला ने एक तरीके से एलिगेशन लगाया है, और चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, अगर मुद्दा इस तरीके का आए यौन उत्पीड़न वगैरह का, तो फिर उसमें देखना, उसको इन्वेस्टिगेट करना एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बात की गई है कि इसके ऊपर में बात की जाएगी और इसको जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं यहाँ पर, कौन सा, एक तो आर्टिकल 361, ठीक है, और 361 का भी क्लॉज 2 जो है वो, इसमें क्या बात की जाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल हो, अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है तो उसके ऊपर में कोई भी आपराधिक मामला जो है वो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए उनके ऊपर में मर्डर का भी एलिगेशन लग जाता है तो फिर भी उनको उनके पद पर बने रहने के समय तक उनके ऊपर में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, जाँच वगैरह नहीं बिठाई जा सकती। ये जो चीज़ें हैं अब इसी के ऊपर में सुनवाई होनी है, आगे चल के फिर से जो न्यूज़ बनेगी। अब इस पूरे न्यूज़ से, इस पूरे टॉपिक से क्या क्या दो तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट निकालनी है। सबसे पहले कि वो गवर्नर कौन है जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, इनका नाम है सीवी आनंद बोस। कहाँ के हैं ये, वेस्ट बंगाल के हैं सबसे पहले तो आपसे बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य के गवर्नर के खिलाफ में इस तरीके का कुछ भी चीज़ आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीवी आनंद बोस जो कि बंगाल के गवर्नर हैं, उनके खिलाफ मामला आया है, और किस मामले के या किस अनुच्छेद के तहत में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संरक्षण मिलता है। तो भाई आर्टिकल 361 का जो क्लॉज 2 है उसके तहत, या फिर पूरा जो ओवरऑल आर्टिकल 361 है वही बात करता है संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को बहुत सारी छूट देने से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का टॉपिक है, बट वहाँ से आपके लिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये अगली जो न्यूज़ है ये भी जो है पीसीएस वगैरह के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्या की जा रही है, घर जाकर त्वचा दान कर रही एम्स और सफदरगंज के डॉक्टरों की टीम। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन से हॉस्पिटल्स हैं या फिर कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव चालू किया है, किससे रिलेटेड, स्किन डोनेशन यानी कि त्वचा दान से रिलेटेड। तो बहुत अपने आप में अलग सुनने वाला मामला है। बेसिकली क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसकी स्किन को क्या कर देना, यहाँ पर दान कर देने वाली बात है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, एम्स और सफदरगंज दोनों ही, दिल्ली एम्स और जो सफदरगंज हॉस्पिटल है दिल्ली का ही, ये दोनों जो मिलकर के, इनके कर्मचारी जो मिलकर के ये काम कर रहे हैं।
बेसिकली कोई भी व्यक्ति जिन मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हुई है तो वहाँ पर मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं वो पहुँचते हैं और वहाँ पर पेपर वर्क करके 20-25 मिनट का पेपर वर्क होता है और उसमें वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के स्किन को डोनेट करवा लेते हैं। और इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा, जितने भी बर्निंग केसेस आते हैं, जो जलने के मामले आते हैं, तो उनमें बर्निंग जो केसेस होते हैं उनमें जो है स्किन बहुत सारे लोगों की झुलस जाती है। 45% से ज़्यादा की स्किन जिनकी डेथ झुलस जाती है ना, उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ये जो स्किन वगैरह डोनेट की जाएगी, किसी भी डेड जो व्यक्ति होगा उनकी जो स्किन डोनेट की जाएगी, उससे क्या होगा, जो बर्निंग पीपल होंगे जिनका बर्निंग केस आएगा जलने से रिलेटेड, तो उनके इलाज में इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से कि अपने, अब जाहिर सी बात है कि बहुत लव्ड वंस है, किसी की डेथ हो गई है और उसके साथ में कुछ स्किन डोनेट करना और चीड़-फाड़ हो, ऑपरेशन हो, तो जनरली सभी लोगों को लिए कॉमन नहीं होता, हर कोई करवाता भी नहीं है इस तरीके की चीज़ें। बट अगर आप धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाएंगे और घर जा कर के इस तरीके का पेपर वर्क के थ्रू इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे टेंडेंसी ज़रूर बढ़ेगी और इसका फ़ायदा भी मिलेगा कि जितने भी बर्निंग केसेस हमारे यहाँ आते हैं तो उस समय में जो कैजुअलिटी होती है उसमें स्किन डोनेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग जल चुके हैं या फिर उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट बहुत टफ है तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा जा सकता है हॉस्पिटल का नाम, तो एम्स और सफदरगंज हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अभी हमें हाल ही में हमें पता होना चाहिए कि स्किन बैंक की सुविधा भी चालू की है, तो यहाँ पर एम्स में ही जो है वो स्किन बैंक की सुविधा भी चालू की गई है। और यहाँ पर जो है ये स्किन बैंक बेसिकली यही है कि डोनेट किए हुए स्किन्स को यहाँ पे रखा जाएगा और फिर जो भी बर्निंग कंडीशन आएगी उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक, अगला ये जो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपसे पीसीएस में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 15 अगस्त से दौड़ सकती है ट्रेन। ये कहाँ पर बना है, सबसे पहले आपको पता होगा, ये न्यूज़ 2-3 सालों से चल रही है। जब ये बन रहा था तभी भी, अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था तभी भी, बेसिकली चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर में ये आर्क ब्रिज बन रहा है और ये केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है ना, तो आर्च के फॉर्म में ये बना हुआ है, चेनाब के ऊपर में बना है, लगभग 1.3 किलोमीटर का इसका पूरी लंबाई है। और अब जो है 15 अगस्त से इसका जो इसके ऊपर में ट्रेन का जो परिचालन है वो चालू हो जाएगा, मतलब जो ट्रेनें वगैरह भी इसमें रन करने लग जाएंगी। ठीक है, बेसिकली मेमू ट्रेन जो होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस वाली, उनको अभी इसके ऊपर में चलाया जाएगा, क्योंकि एक तो ये इतनी ऊंचाई पर बनी है, ऊपर से चेनाब के ऊपर में बनी है और ये जम्मू कश्मीर वाला बाकी सारा और आपका जो रीजन है पूरा चंद्रा और भागा नदियों के, पहली बात तो कुछ यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें बता दें कि चेनाब जो रिवर है वो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनता है। ठीक है ना, वहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ आकर के मिलती हैं, वहाँ से चेनाब रिवर निकलता है और ये पूरा जो लाहौल स्पीति वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। फिर ये जो है आपकी सिंधु की सहायक नदी है, ये तो आपको मालूम ही है, और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदियों में से इनका नाम आता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि कहाँ पर अभी ये बन रहा है, तो बेसिकली जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो कश्मीर में यहाँ पर ये बेसिकली ये जो ट्रैक है वो बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर में, और ये पूरा जो है जो जम्मू संभाग का रामबन जिला है, तो रामबन जिले के संगलदंज स्टेशन तक ये क्या होगा, चलेगा। यानी कि बारामूला से लेकर के श्रीनगर होते हुए ये संगलदान स्टेशन तक ये पूरी ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि ये जिस जगह पे बना है ना वो पूरा एरिया बहुत बराबर नहीं है, पहाड़ी एरिया, उतनी ऊंचाई पर चीज़ें बनाना। अभी आपको पता होगा क्योंकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है टाइम पे। ये अभी से नहीं बन रहा, बहुत टाइम से बन रहा है और रिसेंट में इसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात इसलिए है ना क्योंकि ये जो है पुल सबसे ऊंचा तो है, सबसे ऊंचा आर्च पुल है, बट ये केवल इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है। ठीक है ना, और यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, जो भी उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, और ये जो है जो कि फ्रांस का एफिल टावर है उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। तो समझ लीजिए जहाँ पर बोलते हैं कि एफिल टावर की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, उससे भी ऊंचा जो है ये 359 मीटर ऊंचाई पर ये जो आर्च बिल है जो ब्रिज है वो बना हुआ है। ठीक है, और करीब 1300 मीटर का ये पुल है, 1300 मीटर यानी कि 1.3 किलोमीटर का ये बिल और पूरा पुल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, या तो 1.3 किलोमीटर दे देगा या फिर 1300 मीटर दे देगा, ऐसे याद रखिएगा इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और आपसे डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अब ये लास्ट में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राष्ट्रपति ने अभी जो है 94 सेना मेडल्स जो हैं वो प्रदान किए हैं। ये विशिष्ट सेवा अलंकरण मेडल हैं। विशिष्ट सेवा कहने का मतलब है कि सेना में अलग अलग जो सेना है हमारी, नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तो इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना भी अपने सर्विस में जितना उत्कृष्ट काम किया है उसके हिसाब से क्या किया गया है, उनको विशिष्ट सेवा अलंकरण जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने मेडल दिए गए हैं, तो 94 टोटल मेडल्स दिए गए हैं। इसमें कुछ और फैक्चुअल डाटा की बात करें तो पहली बार जो है 57 लोगों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। तो ये 94 में 57 लोग ऐसे हैं जिनको विशिष्ट सेवा पदक पहली बार मिला है और 2 लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी बार मिला है। अब यहाँ से और कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी यहाँ पर पूछा जा सकता है जो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यहाँ से पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि थल सेना के प्रमुख कौन है। तो थल सेना जो है इंडियन आर्मी जो है उनके जो जनरल हैं प्रमुख जो हैं वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको भी क्या मिला है, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल उपेंद्र द्विवेदी को मिला है। ये थल सेना से हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नौसेना की तो भारतीय नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी का नाम हमने अभी कुछ 2 महीने पहले मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, तो नौसेना प्रमुख जो दिनेश के त्रिपाठी हैं उनको भी परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। साथ के साथ में जो महानिदेशक हैं किसके, भारतीय सेना विमानन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी, इनको क्या मिला है, अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है। तो इस तरीके से पहले तो आप कौन सी सेनाओं के कौन से हेड हैं इनके नाम याद रखिएगा, और दूसरी बात इनको परम विशिष्ट पद या फिर परम अति विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ तटरक्षक जो महानिदेशक हैं जो कि हमारे कोस्टल एरिया को सिक्योर करने के लिए जो तटरक्षक होते हैं उनके जो महानिदेशक है राकेश पाल, उनको भी अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में जो कि चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, इन सब में, एयरफोर्स हो, इन सब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये विशिष्ट सेवा अलंकरण दिया गया है। और टोटल 94 लोगों को देता कौन है, ये तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अब चलते हैं आगे। लास्ट न्यूज़ है ये आज की, और यहाँ पर बात की जा रही है कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस व्यक्ति को राजदूत नियुक्त किया गया है अमेरिका का, या फिर वर्ल्ड बैंक में, या फिर आपका जो UNSC होता है वहाँ पर किसको महानिदेशक वगैरह के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर राजदूत की नियुक्ति की, जो कि अमेरिका में है भारत के राजदूत, इनका नाम क्या है, मोहन क्वात्रा। तो मोहन क्वात्रा जी को क्या किया गया है, राजदूत जो है, एम्बेसडर जो है एक तरीके से, वो नियुक्त किया गया है कहाँ पर, अमेरिका में। और ये जो है 1988 बैच के सिविल सेवा एक अधिकारी हैं, 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इसके पहले जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। इनका अप्रैल में टेन्योर ख़त्म हुआ था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था, और अब जो है इनको फाइनली क्या किया गया है, अमेरिका में राजदूत बनाया गया है। अब ये जाकर के अमेरिका में पदभार ग्रहण करेंगे और वहाँ पर क्या है, काम करेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, विनय मोहन क्वात्रा। विनय भी है, मोहन भी है, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है वो अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और इनके बारे में बात की जाए तो इनको जो है भारत नेपाल संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, एक तो श्रेय दिया जाता है। साथ के साथ में ये जेनेवा के स्कूल से, जेनेवा के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है। तो IR की काफ़ी बेहतर समझ ये रखते हैं फ़िलहाल, और भारत नेपाल संबंधों में सुधार के लिए भी इनको जाना जाता है। अभी फ़िलहाल ये अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसका पद इन्होंने लिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसका पद लिया है। तो अभी सिंधु जी जो हैं, संधू जो है इसके पहले इस पद पर थे और उनका जो कार्यकाल ख़त्म हुआ है, जिनका नाम था तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू जो थे इसके पहले जो थे वो क्या थे, अमेरिका में राजदूत थे, और उनकी जगह पे अब विनय मोहन क्वात्रा को लाया गया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन व्यक्ति हैं जिनको नियुक्त किया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसकी जगह ली है। तो याद में रखिएगा तरनजीत सिंह संधू की जगह ली है, किन्होंने ली है, विनय मोहन क्वात्रा ने।
और ये अब से क्या होंगे, अमेरिका में राजदूत होंगे। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इसके जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। छोटी क्लास रख रहे हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव और वैल्यूएबल क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी आपसे उम्मीद है कि आप डेली बने रहेंगे। क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक।